गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपाली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। यहाँ पे दिया है आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की जो परिभाषा होता है वो होता है आपका सन 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परिभाषा दिया है गुरुत्वाकर्षण की। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे दिया है दो पदार्थविक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी दिशा दोनों कोणों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। यहाँ पे आपका एक बिंदु एम ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। इसका द्रव्यमान दिया है, मास दिया है m1, इसका m2 और इनके बीच की दूरी दिया है r। तो हो जाएगा चित्र में दिखाए पिंडों के बीच आकर्षण बल F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाए m1 m2 अपान आर स्क्वायर, या यह बराबर g इंटू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे g आपका नियतांक हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है, यहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जो g का मान दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है g का मान होता है और दूसरा पूछा जाता है जी का मात्रक। तो जी का मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मान किसने ज्ञात किया था? इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। यहाँ पे आपका दिया है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे दिया है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कह रहा है परिभाषा आपका कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी तल पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है? यहाँ पे दे रहा है पृथ्वी तल पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 981 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर या 22 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इसका मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका? क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका पूछ लिया जाएगा आपका जी का मान क्या होता है और इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 981 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। और पूछा जाता है आपका पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान आपका घटता है। और पूछ लिया जाता है सबसे कम कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे दिया है विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है जी का मान। जी का मान जो होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ पे दिया है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसी आकर्षणकारी कण के चारों ओर उस स्थान को जिसमें उस कण का गुरुत्वाकर्षण व अनुभव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा क्या दिया है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी आकर्षणकारी कण के चारों ओर उस स्थान को जिसमें उस कण का गुरुत्वाकर्षण व अनुभव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि परिभाषा क्या दिया है? गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अथवा गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहते हैं। I बराबर F/m इजकल टू जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। क्या है?
इसका सूत्र I बराबर F अपान एम इक्वल टू जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका दिया है गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे दिया है आपका गुरुत्वीय विभव की परिभाषा। परिभाषा क्या है? एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यह कार्य ऋणात्मक होता है। परिभाषा क्या दिया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परिभाषा दिया है एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं, यानी कि यह कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है। v इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपान एम, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा। पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम में गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है तो होता है जूल प्रति किग्रा। यहाँ पे दिया है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि गुरुत्वीय विभवांतर। इसकी परिभाषा क्या दिया? एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभवांतर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी माइनस दिया है डेल्टा वी बराबर वी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपान एम। यहाँ पे दिया है एक बिंदु एम, यहाँ पे ए बिंदु दिया है, यहाँ पे दूसरा बिंदु बी दिया है। इसका मास एम दिया है कैपिटल, यहाँ पे एम दिया है, और इसका विभवांतर दिया है वी ए, इसका वी बी। तो हो जाएगा आपका दोनों का बीच का विभवांतर डेल्टा वी, यानी कि वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। यहाँ पे इसका मात्रक दिया है गुरुत्वीय विभवांतर का मात्रक जूल प्रति किग्रा। यहाँ पे आपका दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा क्या है इसका दिया है? किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव परिभाषा दिया है आपका कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे दिया है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया है यू कैपिटल यू इक्वल टू जी माइनस जी इंटू एम ई एम अपान आर ई दिया है। इसका जो यहाँ पे दिया है एम इंटू ई, यानी कि एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। ये जो एम ई दिया है ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, और कैपिटल एम जो दिया है वो वस्तु का जो होगा वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पे दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध क्या होता है वो दिया है। यहाँ पे दिया है क्या? स्मॉल जी बराबर इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे दिया है आपका ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। यहाँ पे दिया है ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। प्रथम नियम आपका दिया है कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। यहाँ पे दिया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। परिभाषा क्या दिया फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रथम नियम जो दिया है आपका कक्षा का नियम वो दिया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम दिया है द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय, यानी कि क्षेत्रफलीय चाल का नियम। यहाँ पे दिया है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। अब तीसरा दिया है आपका तृतीय नियम दिया है आपका वो दिया है आपका परिक्रमण कालों का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्रिट्स। यहाँ पे दिया है आपका किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्षा की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए क्यू। तृतीय नियम जो दिया है उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परिक्रमण कालों का नियम, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल
का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुपाती होती है, यानी कि टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए क्यू के। यहाँ पे आपका दिया उपग्रह सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की परिभाषा क्या होता है? वो होता है आपका जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह की परिभाषा क्या दिया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है प्लायन वेग, यानी कि स्केप वेलोसिटी। इसकी परिभाषा दिया है प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्रों को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। इसे हम प्लायन वेग कहते हैं। प्लायन वेग की परिभाषा क्या दिया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्लायन वेग की परिभाषा दिया है आपका प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। ये होता है आपका प्लायन वेग। यहाँ पे आपका दिया है कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की परिभाषा क्या दिया है? यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 यानी कि 100 किमी ऊपर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किमी प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग दे दे तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। यानी कि परिभाषा एक मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कृत्रिम उपग्रह की। यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ यानी कि 100 किमी ऊपर फेंक दें आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किमी प्रति सेकेंड का क्षैतिज वेग दे दें उस पिंड को, तो वह पिंड जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। ऐसे पिंड को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। यहाँ पे दिया है कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग, यानी कि यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग क्या है। इसमें पहला पॉइंट आपका दिया है इनमें वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इनसे वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा दिया है पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आपका दिया है मौसम की पूर्व सूचना भेजी जा सकती है। क्या दिया है? मौसम की पूर्व सूचना भेजी जा सकती है। अगला दिया है आपका सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में सहायता मिल सकती है। क्या दिया है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में सहायता मिल सकती है। अगला दिया है टेलीविज़न कार्यक्रमों तथा रेडियो संवादों को भेजने में सहायता मिल सकती है। अगला दिया है उल्का पिंडों का अध्ययन किया जा सकता है। और लास्ट दिया है वो दिया है मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रह पर पहुंचने का कार्यक्रम इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों पर आधारित है। क्या दिया है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दिया है मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रह पर पहुंचने का कार्यक्रम इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों पर आधारित है। और दिया है आपका भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह की परिभाषा क्या दिया है? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे भू-अस्थायी यानी कि तुल्यकाली अथवा संचार उपग्रह कहलाता है। भू-अस्थायी उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष वेग 0 होता है, अतः यह स्थिर दिखाई देता है। वास्तव में इसका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। यहाँ पे आपका दिया है भू-अस्थायी उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। इसे भू मध्य रेखा के तल में इस प्रकार घुमाना चाहिए कि इसकी कक्षा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के साथ समानुपाती होना चाहिए। इसके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान अर्थात पश्चिम से पूर्व होना चाहिए, यानी कि दक्षिणा दिशा में। यहाँ पे दिया है इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल उतना ही होना चाहिए जितना पृथ्वी का अपने कक्ष के परितः घूर्णन काल है, अर्थात 24 घंटे। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में स्थापित किया था। ये था आपका भू-अस्थायी उपग्रह। तो इसमें क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, पहला
भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो वो था आपका आर्यभट्ट। किस सन में? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। यहाँ पे दिया है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह की ऊर्जा। जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उसकी स्थिति के कारण अथवा गतिज ऊर्जा कक्ष वेग के कारण दोनों विद्यमान रहती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान 2r। और कुल ऊर्जा जो दिया है वो दोनों को जोड़ दिया है E इक्वल टू U प्लस के इक्वल टू माइनस जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान 2r। और आपका ये था उपग्रह की ऊर्जा, ठीक। और यहाँ पे आपका दिया है वो दिया है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। परिभाषा क्या दिया है? चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही पृथ्वी के सापेक्ष कम है, अतः चंद्रमा पर पलायन वेग केवल 2.38 किमी प्रति सेकेंड है। चंद्रमा के ताप पर गैसों के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक होता है, अतः गैसों के अणु चंद्रमा पर नहीं ठहर सकते, अतः चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब नहीं पाया जाता है। क्या दिया है आपका? चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब की अनुपस्थिति। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दिया है चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही पृथ्वी की सापेक्ष कम है, अतः चंद्रमा पर पलायन वेग केवल 2.38 किमी प्रति सेकेंड है। चंद्रमा के ताप पर गैसों के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक होता है, अतः गैसों के अणु चंद्रमा पर नहीं ठहर सकते, अतः चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका, चंद्रमा पर क्या वायुमंडलीय दाब पाया जाता है? नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब नहीं पाया जाता है। यहाँ पे इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है आपका, शुरू करते। पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। दिया है पहला क्वेश्चन समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दिया है सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और सी दिया है शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और डी दिया है पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है चंद्रमा में उठने वाले ज्वार का कारण है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल लगेगा? ऑप्शन ए दिया है श्यान बल, बी दिया आर्किमिडीज का उछाल बल, और सी दिया स्थिर वैद्युत बल, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का उछाल बल। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया है यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में कौन सा बल लगेगा? अगर गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो आर्किमिडीज का उछाल बल लगेगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आज का लास्ट प्रश्न है आपका इस चैप्टर का। इसमें मैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा मैं। ये है तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। ऑप्शन ए वायु द्वारा, बी गुरुत्व द्वारा, और बादलों, सी दिया है बादलों द्वारा, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय द्वारा। ये था आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा।